हेलो एंड वेलकम इन जीएस विज़न। मैं हूं अरविंदर सिंह। उत्तराखंड राज्य स्तर पर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में उत्तराखंड का कुछ पार्ट जरूर आता है और अनेक एग्ज़ाम में यही उत्तराखंड का जो भाग है ये सिलेक्शन दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। सवाल अनेक विद्यार्थियों का ये बनता है कि उत्तराखंड को पढ़ना कैसे है, उत्तराखंड में आता क्या क्या है। तो ज़्यादातर विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि हम क्या पढ़ें सर, इतना पढ़ के जाते हैं फिर भी सवाल छूट जाता है। सवाल आपका क्यों छूटता है? क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम किसी टॉपिक विशेष को बहुत गहराई से पढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं वो हमारे छूट जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये स्पेशली उत्तराखंड के जो कनिष्ठ सहायक के पद आए हैं 746 यूके SSSC, इनमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, इन सब में क्या आता है उत्तराखंड का सिलेबस, उन सब पर ये वीडियो है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मेरे संग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन में पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले जैसे हम जनरल स्टडी को पढ़ते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों के टारगेट भी सेट हो जाएं और आप लोगों को समझ भी आए कि सवाल कैसे बनते हैं और आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो वर्ल्ड हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट हो, पहले ज्योग्राफी ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी से आपको समझ आता है कि इसका ढांचा कैसा है, बनावट कैसी है वगैरह वगैरह। तो हम सबसे पहले इसमें ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करूँगा तो ज्योग्राफी में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना होता है भूगर्भिक संरचना, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है सबसे पहले। भूगर्भिक संरचना क्या होती है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब कि ये बना कैसे हैं, चट्टानें यहाँ की कैसे बनी है ना, उसके पीछे थ्योरी क्या है ना, और चट्टानें किस प्रकार की आपको मिलेंगी। तो देखिए, इसमें नीचे टॉपिक भी दिया है, भूगर्भिक संरचना में हिमालय क्षेत्र निर्माण कैसे हुआ है, भूकंप की वजह से हुआ है, दो प्लेटों के मूवमेंट से हुआ है, यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, चट्टानें कैसी हैं, रॉक्स कैसी हैं। तो जब आप ये समझ गए ना तो समझो कि आप भूगर्भीय संरचना समझ गए, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर समझ गए। सबसे पहले ज्योग्राफी में इसको समझना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम ये समझ गए तो आने वाले टाइम में हमें पता लग जाएगा चट्टानों को पढ़ के ही कि यहाँ से कौन कौन से आपको मिनरल्स, खनिज मिलने हैं, खेती होगी तो कैसी होगी, भूकंप का कितना खतरा है, तो वो सब आपको यहीं से क्लियर हो जाता है। तो ये पूरा थ्योरिकल पार्ट होता है, थ्योरिकल, इसमें पूरी थ्योरीज होती हैं। तो उसके बाद आप पढ़ेंगे भौतिक संरचना, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर जो है। अब फिजिकल स्ट्रक्चर में हिमालय का विभाजन करेंगे। आपने सुना होगा हिमालय भी 4 पार्ट में डिवाइड है। पहले बोलते हैं ट्रांस हिमालय, फिर बोलते हैं ग्रेट हिमालय, फिर बोलते हैं मिडिल हिमालय, फिर बोलते हैं शिवालिक हिमालय। मुख्यतः ग्रेट, मिडिल और शिवालिक को मिला के ही हिमालय बोलते हैं। फिर इनके बीच कुछ घाटियाँ भी हैं, MCT, MBT, आपने घाटियाँ सुना होगा है ना। तो कुछ वैलीज आपको इनके बीच मिलेगी। देहरादून कैसी वैली है आपसे सवाल पूछेगा। तो ये जो है ये आप हिमालय के विभाजन में इसको देखेंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण है हिमालय का विभाजन। फिर उसके बाद हिमालय से नीचे उतरेंगे तो आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा। पहले भाबर क्षेत्र, फिर तराई का क्षेत्र, फिर तराई में बहुत कुछ है, खादर, बांगर, उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर है। तो ये तो रहा इसका, देखिए, एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट। फिर कुछ आपको बेसिक फैक्ट पढ़ने होंगे, जैसे कि आपकी झीलें होगी, लेक्स, आपको लेक्स सारी पढ़नी है। अब देखिए, उत्तराखंड में जो लेक्स हैं वो कैसे बनी हैं वो तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे। जब हिमालय विभाजन या हिमालय क्षेत्र का निर्माण पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे भी यहाँ झीलें कैसे बनी हैं। कहते हैं कि नैनीताल की झीलें वो काफ़ी गहरी झीलें हैं, और नैनीताल की सारी झीलों की एक खास बात क्या है कि सारी झीलें का जो मुख है, यानी कि फेस है, वो साउथ की ओर है। तो ऐसा क्यों हुआ है ना। तो आपको और बोलते हैं कि नैनीताल की झीलें टेक्टोनिक लेक्स हैं, तो वो सारे आपको यहाँ पर समझ आएगा। लेकिन झीलों में क्या खास बात होती है, अब माना कि कोई झील किसी और नाम पर है, किसी झील पर कोई और टापू है, तो फैक्चुअल बात आप यहाँ पढ़ेंगे। तो जब हम आपको शुरू करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट सारा मैं करवाऊंगा आपको, फैक्चुअल पार्ट आपको गणेश सर पढ़ाएंगे, इसमें लेक्स वगैरह वगैरह। फिर ग्लेशियर्स भी हैं, कुछ सारे ग्लेशियर आपको ग्रेट हिमालय में मिलने हैं, है ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालय। कुछ घाटियाँ हैं, वैलीज, घाटियाँ कैसे बनी है ना। और उसके बाद दर्रे, पासेस, ये बहुत पूछता है।
दर्रे भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं जो नेशनल है और एक इंटरनेशनल होंगे, तो और एक डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट पासेस भी दर्रे भी होते हैं। तो ये सब आपको देखने पड़ेंगे। इन सब का बेहतर तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊं तो, जब आप दर्रे पढ़ लिए ना एक बार, तो करें क्या कि जैसे मान लीजिए उत्तराखंड का ये मैप है, तो मैप में आपने जब 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट बना लिए ना, तो मान लीजिए कि ये उत्तरकाशी है ऊपर इसके और नीचे देहरादून है। तो अगर आपको यहाँ से जहाँ को दर्रा बनाना है, तो ये दर्रे ऐसे पहले दर्रे याद कीजिए, फिर दर्रे के सिंबल बना दीजिए। जैसे मैप स्टडी जरूर करें, जो दर्रे हैं और जो माउंटेन पीक्स हैं इनको पढ़ने के लिए मैप स्टडी आप जरूर करें मैप में। फिर उसके बाद आप दर्रे के बाद यहाँ पर माउंटेन पीक्स पढ़ेंगे, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ। पूछता ही आप लोगों से कि ये पर्वत कहाँ का है ना, उत्तरकाशी जिले का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, घाटियाँ हो गई, ग्लेशियर हो गए, तो ये सब बातें आपसे पूछेगा। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि भौतिक संरचना का ये एक तरीके से बोल सकते हैं भाग है। फिर उसके बाद जब आप इन सबको पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगी जलवायु यानी कि क्लाइमेट। अब देखिए जलवायु से पहले पढ़ के चले गए कि भारत में उत्तराखंड में रेनफॉल जो है इतनी होती है, यहाँ रेनफॉल वर्षा होती है। नहीं, ऐसे नहीं बात होती। एग्जाम में सवाल कैसे पूछ लेता पता ही नहीं है। तो पहले पूरा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़िए। सबसे पहले उत्तराखंड कौन से क्लाइमेट जोन में आता है, तो पहले आपको क्लाइमेट जोन पता होने चाहिए। फिर उत्तराखंड में कौन कौन सी ऋतुएं हैं, सीजन है। फिर उसके बाद वर्षा पढ़िए आप, रेनफॉल। जैसे उत्तराखंड में तो बारिश ही बहुत होती है, दिसंबर जनवरी महीने में बारिश, आजकल मानसून की बारिश है ना। तो एक ये बारिश कैसी है, इन बारिश को क्या नाम दिया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। उससे पहले आपको क्लाइमेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और सीजन पूरे क्लियर होना चाहिए, तब आप यहाँ तक पहुँचेंगे। अब जब आपको क्लाइमेट क्लियर हो गया, रेनफॉल क्लियर हो गया, उस रेनफॉल के बाद आपको प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जनरली विद्यार्थी इसको स्किप कर जाते हैं। अब इसमें प्राकृतिक वनस्पतियों में सबसे पहले वनस्पतियों के प्रकार पढ़ेंगे। वनस्पतियाँ कितने टाइप की होती हैं, इसको पहले हम आपको वर्ल्ड और इंडियन लेवल पे पढ़ाएंगे कि भाई इतनी हाइट पर ये पेड़ मिलेंगे, उतनी हाइट पर ये पेड़ मिलेंगे। फिर आप उत्तराखंड में चेक करेंगे भाई इतनी हाइट पर कौन सा पेड़ है, कौन सा पेड़ नहीं है। फिर उत्तराखंड में वन वितरण है ना, फिर वन संबंधी आंकड़े, कहाँ पर सर्वाधिक वन है, कितने प्रतिशत भाग पर वन है, कितना वन क्षेत्र बड़ा है। फिर वनों का संरक्षण जो है वो कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं और कौन कौन से प्लान चल रहे हैं, और वनों के संरक्षण के लिए कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं, आंदोलन हुए आज तक के, है ना। तो इन सबको हम यहीं पर इसको लिंक कर देंगे। फिर जैसे आपने मानसून पढ़ा यानी कि वर्षा पढ़ी, उसके बाद आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर। हमेशा मेरी बात को समझना आप लोग कि हमेशा रेनफॉल के बाद ही एग्रीकल्चर पढ़ना है। रेनफॉल क्लियर हो गया, एग्रीकल्चर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। हम सीधा एग्रीकल्चर पढ़ने लग जाते हैं, आपको पता ही नहीं कि यहाँ क्लाइमेट कैसा है। क्योंकि आप मान लीजिए आपको पूछा कि भाई बताइए कि क्या उत्तरकाशी में ऊपर जाके नेलोंग वैली में धान हो सकता है, क्या राइस हो सकता है। पहले आपको क्लाइमेट पता होना चाहिए ना, क्लाइमेट कैसा है, तभी तो आप फसल पढ़ पाएंगे। फसल में भी सबसे पहले मिट्टियाँ पढ़नी चाहिए आप लोगों को, सॉइल्स, कि कौन सी सॉइल कहाँ मिलेगी, है ना, किस सॉइल की क्या विशेषता है। एक तो भारतीय स्तर पर सॉइल होंगी, 8 सॉइल हैं, लेकिन उत्तराखंड स्तर पर भी कुछ क्षेत्रीय मिट्टियाँ हैं, है ना। तो क्षेत्रीय मिट्टियाँ किस प्रकार से विभाजित है उनको देखेंगे। फिर खेती के प्रकार, उत्तराखंड में कितने प्रकार की खेती होती है जैसे कि एक होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है ना। तो ये खेती में वर्ड यूज होते हैं कुछ, इनको देखेंगे। फसलों के प्रकार, टाइप ऑफ क्रॉप्स, फसलें कितने प्रकार की हैं हमारे यहाँ पर, कौन कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद कौन कौन सी फसल कहाँ ज़्यादा होती है और कौन सी फसल की ब्रीड उगाई जाती है। जैसे गेहूँ हो गई, अब गेहूँ की बहुत सारी ब्रीड है, उत्तराखंड में कौन सी ज़्यादा उगाई जाती है। जैसे कि चावल हो गया, उत्तराखंड में चावल बहुत होता है, लेकिन बासमती चावल देहरादून का बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सिंचाई, इरिगेशन जरूर पढ़ना आप लोग। सिंचाई के साधन क्या है, एक दिन का चैप्टर होता है लेकिन पढ़ना जरूर है। फिर भूमि उपयोग, लैंड यूटिलाइजेशन। फिर इसके साथ ही आप पशुपालन भी, एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत। एक तो देखिए क्या होता है कि उत्तराखंड में ग्रुप सी का एक एग्ज़ाम होता है एनिमल हस्बेंड्री का, जिसके फॉर्म तो आ रखे हैं अभी, बट आज की तारीख तक उसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्लियर नहीं हुआ। उसमें तो आपको बहुत डीपली पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको मोटा मोटा देखना है पशुपालन में कौन कौन से पशु, कहाँ ज़्यादा पशु, कौन सा संस्थान कहाँ पर है ना, इन सबसे संबंधित देखेंगे। फिर उसके बाद उत्तराखंड में लैंड रिफॉर्म, जो भूमि सुधार हुए हैं, वो भूमि सुधार यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, वो भूमि सुधार हम पढ़ेंगे इकोनॉमी में, इकोनॉमी वाले पार्ट में। फिर उसके बाद अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज यानी कि नदियाँ।
तो भाई नदियों के मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाए क्योंकि नदियाँ तमाम हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में नदियाँ पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी नदियाँ हैं, अलकनंदा अलग पढ़ेंगे, अलकनंदा और उसकी ट्रिब्यूटरी, भागीरथी और उसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियाँ, टॉन्स हो गई, यमुना हो गई, है ना, काली नदी हो गई, तमाम तरीके की नदियाँ हैं। और आजकल तो बहुत नदियाँ नाले सारे पूछ लेता है। तो मेन जो अपवाह तंत्र होगा यानी कि मेन नदी, और उस मेन नदी से कोई ना कोई नदी तो मिलती है। जैसे कि अगर आप देहरादून में हैं तो आप जानते होंगे रसपिना है। तो रिस्पिना एक नदी है चाहे नाला है, लेकिन एक नदी का पार्ट तो है किसी न किसी का, जिसका पार्ट है आपको उसमें कनेक्ट करना है। तो ऐसे एक बहुत बड़ा तंत्र बन जाता है जिसको हम अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो काफ़ी लंबा चलता है ये, लगभग 8 से 10 लेक्चर में आपका मिनिमम में चलना है। फिर आप यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी देख लेंगे। इन नदियों के किनारे फेमस जो मंदिर हैं, फेमस पुल हैं, ब्रिज आपसे पूछ लेता है, और भी बहुत सारी बातें हैं वो हम देख लेंगे। फिर आप इसके बाद डैम और नहरें देखेंगे, क्योंकि नदी पर डैम बने हैं तो डैम तो जरूर देख रहे हैं। ये तो नदियों के साथ साथ देखिए आप, जब आप नदी पढ़े ना तो नदी को पढ़िए नहीं, पहले नदी को पहले डायग्राम बनाइए प्रॉपर तरीके से, 1 बार 2 बार 10 बार डायग्राम बनाइए। और जब डायग्राम बनाए तो उसी डायग्राम के ऊपर डैम्स भी बनाए बेहतर तरीके से। तो ये जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है ना, इसमें जितने डायग्राम बनाएंगे आप उतना आप बहुत बढ़िया काम करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कई बार सवाल पूछ लेता कि भाई यमुना नदी के साथ साथ ऊपर से नीचे आइए, बताइए कौन सा मंदिर या कौन सा स्थान पहले पड़ेगा, कौन सा डैम पहले पड़ेगा। तो पढ़ना तो हमें ये मतलब नहीं है कि टिहरी डैम जो है वो भागीरथी नदी पर है, भागीरथी विलंगना पर है। हमें पूरा ऑर्डर, पूरा डायग्राम बनाना है कि टिहरी डैम के बाद क्या पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि पहले देवप्रयाग पड़ता है, पहले टिहरी डैम पड़ता है ना। तो जब ऊपर से नदी नीचे आती है तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आप लोगों को विद मैप स्टडी ही करनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जनगणना, सेंसस, मैक्सिमम विद्यार्थी छोड़ जाते हैं इसको, लेकिन हर बार पेपर में 1 या 2 सवाल पक्के आते हैं जनगणना से। अब जनगणना में आपको नगरीकरण पढ़ना पड़ेगा, उत्तराखंड में नगरीकरण कैसा है, अर्बनाइजेशन, ग्राम अधिवास, रूरल सेटलमेंट कैसा है, सरकार के कौन कौन से प्लान चल रहे हैं। अब जनगणना में खाली जनगणना ही नहीं पढ़ेंगे आप लोग, जनगणना में आप पढ़ेंगे साक्षरता, लिटरेसी, तमाम डेटा होते हैं, सारे डेटा से आपको देखने चाहिए, अपडेट रहते रहना चाहिए आपको, कौन सा जिला आगे है कौन सा नहीं है। अच्छा, उत्तराखंड में साक्षरता दर इतनी है तो भारत में कितनी है, क्योंकि भारत की कुल साक्षरता दर की तुलना में ज़्यादा है, कम है। और भारत में से कितने राज्य हैं जिनकी साक्षरता दर जो है उत्तराखंड से अधिक है। तो ऐसे जितना आप काम करेंगे ना उतना आप सेफ रहेंगे, ध्यान रखिए। अगर आप मेरे से पढ़ें, किसी भी कोचिंग से पढ़ें, तो होता क्या कि कोचिंग आपको ना इतना नहीं करा सकता, वो आपको 70 to 80% कराएगा। तो रिमेनिंग 20% बचा हुआ आपको खुद ही ऐड करना पड़ेगा। और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना पढ़ें, मान लीजिए आप पढ़ने पर आए भी उत्तराखंड में जो लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं, कितना है। फिर आप देखो भारत में कितना है, कि भारत का जो नेशनल लेवल पर है उसकी तुलना में उत्तराखंड के क्या हाल है। और ऐसे कितने स्टेट हैं जिनका उत्तराखंड से बेहतर है, पूछ लेगा आपसे, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है यातायात, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ये आपको देखना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन में पहले रोड देखना पड़ेगा, फिर रेल देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन तो है ही नहीं हमारे यहाँ पर, यानी कि सी रूट, यानी कि नदियों में नावें तो चलती नहीं है। तो मेनली ये 2 होते हैं आपके। फिर राज्य खनिज संपदा पढ़नी पड़ेगी। मिनरल्स देखिए प्रॉब्लम नहीं आएगी मिनरल्स में, अगर आपको उत्तराखंड की ज्योग्राफी में जो फिजिकल ज्योग्राफी वो क्लियर हो गई अच्छे तरीके से, उत्तराखंड की बनावट क्लियर हो गई, तो आपको यहाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी है। फिर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, नेचुरल डिजास्टर बहुत पूछता है, आपदाएं। जैसे एक सवाल बनता है कि उत्तराखंड में किस आपदा का सर्वाधिक खतरा है, तो सर्वाधिक खतरा भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग का है। बारिश लैंडस्लाइडिंग, बादल फटा लैंडस्लाइडिंग, है ना, लैंडस्लाइडिंग बहुत होती है यहाँ पे। सारी लैंडस्लाइडिंग आज तक जो बड़े बड़े भूकंप आए आपको देखने पड़ेंगे, है ना, बड़ी बड़ी आपदाएं, उनको देखिए कौन सी आपदा का खतरा ज़्यादा और कहाँ पर ज़्यादा है, ये भी है ना। जैसे पिछली बार पीसीएस में सवाल पूछा था कि भाई ये जगह कहाँ पर है, यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का बहुत बड़ा खतरा है, ये जगह कहाँ पर है, तो जगह का नाम पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, घूमते फिरते रहें और ऐसी जगह जानते भी रहें आप लोग। फिर देखिए नीचे आपको दे रखा जिलावार अध्ययन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जी। कुछ विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडी पहले करने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडी जो है वो थोड़ा पढ़ने के बाद करनी चाहिए, क्योंकि पहले कर लेते हैं तो सब हौच पौच हो जाता है। यानी कि पहले आपको थोड़ा ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और त्यौहार, मेले पता होने चाहिए।
फिर वहाँ जाके ना उनको पढ़ें तो आपको आसानी से चीज़ें लिंक हो जाएंगी। अब आपने पहले ही एक जगह पर दर्रे पढ़ लिए, वहीं पर आपने झीलें पढ़ ली, वहीं पर सब कुछ पढ़ लिया, फिर ज्योग्राफी पढ़ने आ रहे हैं तो सब कुछ हौच पौच सा लगेगा। तो मुझे लगता है कि पहले ऐसे यूनिट वाइज स्टडी कीजिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी वगैरह वगैरह, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पे आइए, ठीक है जी। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अब आ गया जी यूनिट नंबर 2। अभी तक तो ज्योग्राफी था, अब यूनिट नंबर 2 आता है उत्तराखंड की हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में देखिए, चूंकि हम देखते हैं कि जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास, तो प्राचीन इतिहास से बहुत सवाल नहीं बनते। उत्तराखंड में भी ऐसा ही होता है क्योंकि इसके रिसोर्सेज बहुत कम है। इतिहास को 3 कालों में बांटिए, प्राग ऐतिहासिक, आगे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कालखंड, 3 पार्ट में बांटिए। फिर कहाँ कहाँ से एविडेंस मिलते हैं, इसके क्या मिला है, अल्मोड़ा से क्या मिला, रानीखेत से क्या मिला। फिर एक जो प्राग ऐतिहासिक काल जो आपका जो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है, वहाँ के एविडेंस कहाँ से मिले, कैसे दिखते हैं। फिर एक वंश आता है कुड़िन वंश, इसको भी पढ़ लीजिए, थोड़ा छोटा सा वंश आता है। अब देखिए इसके बाद जो आएगा ना, इसके बाद आपका मिडवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। मिडवल हिस्ट्री में जी अब तो आपको डिटेल में पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। मिडवल हिस्ट्री में आ जाइए, पहले कत्यूरी वंश, कत्यूरी डायनेस्टी पूरा पढ़ेंगे, फिर गढ़वाल का परमार वंश, फिर गोरखा शासन, फिर चंद वंश, कुमाऊं का, इन सबको आप देखेंगे। अब देखिए ये तो आप जानते हैं कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ यहाँ पर कैसे काम करना चाहिए। देखिए पहले तो इस वंश का इतिहास पढ़िए कि पृष्ठभूमि, ये वंश आया कहाँ से है, कत्यूरी कौन थे, गढ़वाल का परमार वंश कौन था, इतिहासकार इसके बारे में क्या क्या लिखते हैं, पहले तो आप इसको जानिए। फिर इसमें जो विभिन्न राजा हुए हैं उनके बारे में पढ़िए। अच्छा ये राजा था तो इसकी ख्याति क्यों है, लक्ष्मी चंद क्यों फेमस है, ज्ञानचंद क्यों फेमस है, इसकी ख्याति क्या है। जब इनको पूरा पढ़ लिया ना, फिर उसके बाद अब आपको एक स्टडी और करनी है। वो क्या करनी है, मान लीजिए कि चंद्रवंश था तो आप पढ़ेंगे चंद्रवंश की शासन व्यवस्था कैसी थी। आजकल सवाल यहाँ से ही बनते हैं कि चंदों के समय कौन सा कर था, तो शासन व्यवस्था में पढ़ेंगे आप लोग, है ना। शासन व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, आप पढ़ेंगे कौन इस समय टैक्सेस कौन से थे, कृषि में क्या क्या होता था वगैरह वगैरह आप सब देखेंगे। समाज कैसा था, महिलाओं का अधिकार कैसे थे। तो ये सब पहले इतिहास पढ़िए राजाओं का, उसके बाद फिर शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था वगैरह वगैरह, तब इस पर आप आएंगे, है ना। मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी वंश हैं इन सबको आप इसी प्रकार से पढ़िएगा। फिर आगे आपका मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से ही बनता है। पहले अंग्रेज और गोरखा, इनके आपस में लड़ाइयाँ हुई। फिर गोरखा चले जाएंगे तो ब्रिटिश रूल आ जाएगा। ब्रिटिश रूल में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पहले कुमाऊं में आए, गढ़वाल को एक परगना बनाया। 1857 रिवॉल्ट उत्तराखंड में हुई थी कि नहीं हुई थी, नहीं हुई थी तो क्यों नहीं हुई थी तो क्या इफेक्ट थे। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, यानी कि रोल इन नेशनल मूवमेंट, यानी कि नेशनल मूवमेंट में जैसे आपने देखा होगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1947 तक नेशनल मूवमेंट चला, तो बहुत सारे आंदोलन हुए थे स्वदेशी। उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो इस आंदोलन में उत्तराखंड में क्या हुआ था, यानी कि जैसे कि सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जब असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, तब उत्तराखंड में कौन सा मुद्दा उठाया गया था। कुली बिगाड़ मुद्दा उठाया गया था, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन सा मुद्दा उठाया गया था, उसमें वन कानून का मुद्दा उठाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा मुद्दा था, प्रजामंडल आंदोलन का मुद्दा था। तो इन चीज़ों को रिलेट करके आप पढ़ना नेशनल मूवमेंट में। फिर नेशनल मूवमेंट में किन किन उत्तराखंडियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी कि फेमस पर्सनैलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी। ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, खड़क बहादुर सिंह, ये गए थे महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में, इनको पढ़िए आप लोग, है ना। श्रीदेव सुमन, है ना, इनके बारे में पढ़िए आप लोग। फिर ब्रिटिश काल में जो लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार हुए हैं, क्योंकि गोरखाओं ने तो बहुत टैक्स लगाया था यहाँ पर, और गोरखाओं से बचने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो पहाड़ से नीचे की ओर भाग आए थे, तो ज़मीनें बंजर हो गई थी। अंग्रेजों ने कुछ लैंड रिफॉर्म किए, कौन कौन से थे। अंग्रेजों के समय कुछ और प्रथाएं, जैसे कुली बिगाड़ प्रथा थी ना एक, ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी, उन प्रथाओं को पढ़िए। टिहरी रियासत को पढ़िए पूरा, प्रजामंडल आंदोलन, बहुत सवाल बनते हैं यहाँ से, ठीक है जी। फिर उसके बाद अन्य जन आंदोलन, जो अदर आपके पीपल्स मूवमेंट हुए हैं, जैसे कि उसी दौरान डोला पाल की मूवमेंट हुआ और जो छोटे मोटे आंदोलन उनको देखेंगे।
फिर उसके बाद पृथक राज्य के लिए आंदोलन जो हुए हैं, यानी कि सेपरेट स्टेट मूवमेंट कौन कौन से हुए हैं उत्तराखंड में, है ना, और उसके लिए कौन कौन से संगठन बने थे, उन संगठन ने काम कैसे किया था, है ना, और किसने उत्तराखंड की मांग की, किसने उत्तरांचल की मांग की, दिल्ली में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कौन कौन से इंसिडेंट हुए थे। तो इन सबको आप ये एक पूरा इतिहास बनाकर मॉडर्न हिस्ट्री यहीं पर आप उसको देख लीजिएगा। फिर यूनिट नंबर 3 आता है उत्तराखंड की राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स, पॉलिटी। तो पॉलिटी में देखिए आपको पहले पढ़नी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका में पढ़ेंगे आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उसके बाद आप पढ़ लेना जो इसमें आपका एडवोकेट जनरल होता है ना, जितने भी पद आते हैं सारे आप इसमें देख लीजिएगा। फिर विधायिका पढ़ना, विधायिका में विधानसभा पढ़ना है, विधानसभा में कैसे काम होता है, कब कब चुनाव हुए, कितनी रिजर्व सीटें थी। फिर जुडिशरी न्यायपालिका में आपको हाईकोर्ट पढ़ना है इसके बारे में। फिर स्थानीय निकाय यानी कि लोकल बॉडीज़ आ गया। स्थानीय निकायों में आपको पंचायतें पढ़ना है, नगर निगम पढ़ना है, कौन सा नगर निगम पहले बना, कौन सा सबसे बड़ा है, किस नगर निगम की क्या खास बात है, सारी पंचायतें देखिए इसमें, है ना। और लोकल बॉडी के लिए हमारे यहाँ पर क्या स्पेशल प्रोविज़न है ना। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर देखेंगे स्थानीय निकाय पर कौन कौन से बोर्ड हैं, है ना। फिर उसके बाद राज्य स्तरीय संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाओं में जैसे कि एक वित्त आयोग होता है, एक सेंटर में होता है, एक स्टेट में भी होता है, और उसके बाद चुनाव आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है। फिर गैर संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं, वो गैर संवैधानिक संस्थान मतलब मानवाधिकार आयोग हो गया, है ना, कंज्यूमर कोर्ट हो गया, वगैरह वगैरह। फिर प्रशासनिक पद सोपान, इसको भी देख लीजिए कि सचिवालय में पद कैसे कैसे लगते हैं, जिले में पद कैसे कैसे होते हैं, और प्रशासनिक पद कैसे कैसे होते हैं, इन सबको देख लीजिए। और कुछ मिसलिनियस बातें जो रह गई हों। तो ये कंप्लीट पॉलिटी हुई। पॉलिटी का मतलब ये नहीं कि आए गवर्नर पढ़ा, सीएम पढ़ा, विधानसभा पढ़ी, हाईकोर्ट पढ़ा, निकल लिए। तो फिर सवाल यहाँ से बन गया तो क्या करोगे आप लोग, है ना। तो ये पूरा आपको देखना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आ जाइए कल्चर पे, यानी कि संस्कृति। संस्कृत में सबसे पहले आपको पढ़नी पड़ेंगी जातियाँ और जनजातियाँ। महत्वपूर्ण ये हैं, बहुत सवाल बनता भी है यहाँ से। इनको जितना डीप पढ़ सके उतना डीप पढ़िए। उसके बाद राज्य के जो मेले हैं, फेमस मेले देखिए, ठीक है जी। कल्चर बहुत बड़ा है जी, मैं आपको बताऊँ, कल्चर बहुत बड़ा है। फिर मेले आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पढ़ सकते हैं मेले, या कंबाइंड मेले ही पढ़ सकते हैं। फिर राज्य के त्यौहार, फेस्टिवल, त्यौहार कौन कौन से मनाते हैं, मतलब जैसे कि दिवाली है, दिवाली मनाते हैं लेकिन कुछ क्षेत्रों में दिवाली 1 महीने बाद मनाते हैं, है ना। मरोज त्यौहार मनाते हैं, क्या इसके पीछे लॉजिक है ना, इन सबको देखिए। फिर यात्राएं फेमस, अब यात्रा, चारधाम यात्रा आपने सुना होगा, हेमकुंड साहिब यात्रा सुना होगा, कुछ और भी यात्राएं होती हैं स्थानीय स्तर पर, उनको भी देखिए आप लोग। पर्यटन स्थल, टूरिज्म पॉइंट्स, धार्मिक स्थल, अब इन पे नजर मारिए कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं। तो ये मत देखिए छोटा बड़ा, अगर किसी की को मान्यता है तो उसको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम बनाने वाले के मूड पे डिपेंड है, वो पता नहीं सवाल कहाँ से दे देता है। उसके बाद कल्चर में आप आगे बढ़ेंगे, आर्ट यानी कि कला। तो कला में आपको पढ़ना है भाषा और बोलियाँ कौन कौन सी हैं आपकी यहाँ की, चित्रकला जो भी फेमस हो, शिल्पकला, संगीत कला और नृत्य कला, है ना। नाच, डांस कौन कौन से हैं, ट्रेडिशनल डांस कौन से हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग कौन कौन से हैं, ठीक है जी। फिर वाद्य यंत्र, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है आपका। फिर नाट्य कला, है ना, आपको ये भी देखना पड़ेगा। लोकगीत बहुत महत्वपूर्ण है। लोक देवता, इसको भी देखिए बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे देवता जो हैं वो स्थानीय देवता हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा बिल्कुल। फिर पारंपरिक परिधान, जो यानी कि जो ट्रेडिशनल क्लॉथिंग है, कैसे कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी कैसी पहनते हैं आप, ज्वेलरी में क्या क्या पहनते हैं, है ना। उसके बाद सांस्कृतिक परिधान, जो आपके कल्चर हैं, और सांस्कृतिक संस्थान, आपने अपने कल्चर को सेव करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं, उन पर नजर मारिए। उसके बाद आइए उत्तराखंड की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर। पहले अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय, कि जब गुलाम थे तब कैसी थी, आज़ादी के बाद कैसी हुई, और राज्य अलग होने के बाद कैसी हुई, क्या सुधार आया। जब राज्य अलग नहीं था तब प्रति व्यक्ति आय कितनी थी 2000 में, वर्ष 2000 में, आज प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वगैरह वगैरह। राज्य में गरीबी और बेरोजगारी, बेरोजगारी सुन के तो आप लोगों को अपनी याद भी आती होगी भी हम भी बेरोजगार हैं, है ना। तो वास्तव में बेरोजगार किसे बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन जानिए पहले, फिर क्या हालात है बेरोजगारी का, उसको उस पर हम आएंगे। बैंकिंग तंत्र, तो बैंकिंग तंत्र में आपको मैंने ये नहीं पढ़ाना कि कौन सा बैंक, SBI, PNB, ना ना ना। बैंकिंग तंत्र में आपको यहाँ पे आपको जो हैं रूरल बैंक पढ़ने होते हैं, जो आपके रूरल बैंक हैं या स्टेट लेवल के बैंक हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनको पढ़ना होता है। इनके लिए कोई नया एक्ट आया तो वो क्या एक्ट है जी,
और फिर एक आता है लीड बैंक आता है, डिस्ट्रिक्ट बैंक आता है, वो क्या होते हैं उन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे मोस्ट इंपोर्टेंट, 90% विद्यार्थी पढ़ते ही नहीं है इसको, पेपर देने चले गए, वहाँ पर सवाल आ गए, एक दो नए सवाल करंट के हैं उत्तराखंड के, बोलते हमने तो कहीं पढ़े ही नहीं, कभी सुने नहीं, वो बजट पढ़ गया, बजट और इकोनॉमिक सर्वे वहाँ से आएंगे। फिर वन आर्थिकी यानी कि वनों का प्रयोग, औषधियाँ मेडिसिन, पहले तो हमने वन पढ़े थे ज्योग्राफी में, लेकिन वन आर्थिकी आपको यहाँ पढ़नी है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे, उत्तराखंड में कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं, कहाँ कहाँ ज़्यादा लगी हैं, लार्ज इंडस्ट्री क्या होता है, हैवी इंडस्ट्री क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, कैसे डिसाइड करें, उत्तराखंड में कौन कौन सी हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, तो इन सब पे आपने नज़र मारनी है। फिर ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या है, उरेडा क्या है ना, और एनर्जी रिसोर्सेज मेनली तो हमारे यहाँ हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट हैं, जल विद्युत परियोजनाएँ, फिर कुछ और भी हैं तो कौन कौन से हैं वो, है ना, सोलर एनर्जी के क्या रिसोर्स क्या है, सोलर एनर्जी के लिए उत्तराखंड में क्या प्लान चल रहा है, फिर कुछ और कल्याणकारी योजनाएं जो राज्य स्तर पर चल रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है, क्या है योजनाएं, है ना, क्या लाभ है इनके, तो आपको देखना पड़ेगा इसको। आ जाइए जी फिर लास्ट में कुछ विविध मिसलिनियस, इनको भी देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको उत्तराखंड में फ्लोरा और फौना पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि वनस्पतियाँ और जीव जंतु, कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं, कौन सा ऐसा जीव जंतु है जो या वनस्पति जो भारत में कहीं और कम मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है, मस्क डियर, है ना, ब्रह्म कमल, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे आप लोग। फिर खेल यानी कि स्पोर्ट्स मतलब राज्य स्तर पर कौन सा पुरस्कार स्पोर्ट्स में किसने कौन सा जीता है, कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, कहाँ होते हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स मैदान हैं वगैरह वगैरह, आप इसको देख लीजिए। कुछ शिक्षा और शोध संस्थान बहुत सारे हैं, है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट आप देख लीजिए इसको, ये फैक्चुअल बात है। शिक्षा और पत्रकारिता कैसी है, पत्रकारिता मतलब प्रेस, कौन कौन से पेपर बहुत पुराने समय से चल रहे हैं अभी तक वगैरह वगैरह। मापतोल मेजरमेंट, भूमि कैसे नापते हैं, है ना, ये वगैरह वगैरह। वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियाँ क्या है हमारी, यानी कि हमारे अचीवमेंट क्या है उत्तराखंड राज्य की ग्लोबल और नेशनल लेवल पर, तो इन सबको पर हम नज़र मारेंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। बाकी रही बात कुछ छोटे मोटे पॉइंट अगर आपके छूट गए होंगे तो वो जैसे मान लीजिए कि वो आपसे पूछ लेगा उत्तराखंड में नहरें, जो नहरें, तो नहरें आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जब डैम पढ़ेंगे तो वहीं पे पढ़ेंगे आप लोग। तो सबसे पहले मेरे कहने की बात यह है कि पहले सिलेबस को आप डिवाइड कीजिए कि सिलेबस ये होता है, फिर कैसे पढ़ना है, फिर उस पर आएंगे हम लोग। तो ये तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको ग्रुप सी यानी कि कनिष्ठ सहायक में क्या पढ़ना है, पीसीएस में यही रहेगा, लोअर पीसीएस में ही रहेगा। पीसीएस वाले विद्यार्थी ये ना सोचें ना जी ना ये हमारे लिए नहीं है ना, तो मैं आपको बता दूं कि जितना ग्रुप सी में उत्तराखंड जितना डीप आता है उतना डीप पीसीएस तक में नहीं आता। पीसीएस में नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, ग्रुप सी में बहुत डीप पूछता है, 40 क्वेश्चन होते हैं, तो हमें भी उतना ही डीप जो है वो प्रॉपर तरीके से जाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सिलेबस को समझे होंगे। इस पर हमारी क्लासेस जो हैं वो जुलाई की फर्स्ट वीक में आएंगी। आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।